एक कहानी है जो सबको सुनानी है। बनारस का बंदा था पढ़ाई में बड़ा तेज वो, बनारस का बंदा था पढ़ाई में बड़ा तेज वो, क्लास में करता टॉप ऐसा था ब्रेव वो। सीए बनने की मन में उसने ठानी थी, अपने हाथों लिखी अपनी कहानी थी, मेहनत और लगन से करके दिखाया था। बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था, बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था, पर महंगी पढ़ाई से परेशान था। इसी वजह से शुरू किया स्टडी एट होम, study, study, study at home, study, study, study at home, study, study, study at home. देश के लिए कुछ करके दिखाना था, कुछ करके दिखाना था, भारत को पढ़ाना था, कम फीस में उनको काबिल बनाना था। देखते ही देखते मुकाम वो पा गया, बनारस का बंदा देखो भारत में छा गया। ग्लोबल टीचिंग में इनका बड़ा नाम है, लाखों बच्चों की देखो ये जान है। सोनू सूद ने दिया इनको IFA अवार्ड था, योगी सरकार से मिला इनको रिवॉर्ड था। मोदी से मिला इनको सम्मान है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड पर लिखा अपना नाम है। बनारस का बंदा देखो दिलों पे छा गया, जानना चाहोगे क्या तुम क्या उसका नाम है? राज के अग्रवाल इनका नाम है, राज के अग्रवाल इनका नाम है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। लास्ट क्लास में हम लोग ने इंडिविजुअल का टैक्स रेट किया था और अब हम लोग देखने जा रहे हैं टैक्स रेट ऑफ फर्म एंड कंपनीज। व्हेन आई से फर्म, तो प्राइमरली तो लोग फर्म का मतलब समझते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, लेकिन मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स में जब भी हम सिर्फ फर्म कहेंगे तो उसका मतलब होगा पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप को इनकम टैक्स में कोई जगह मिली ही नहीं है। प्रोप्राइटरशिप क्या है? इंडिविजुअल। एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए राज अग्रवाल, मैं एक बिजनेस करता हूं प्रोप्राइटरशिप जिसका नाम है राज इंटरप्राइजेस। तो इनकम टैक्स ये कहता है कि मुझे राज इंटरप्राइजेस की इनकम से मतलब नहीं है, मुझे राज अग्रवाल की इनकम से मतलब है। एंड ऑब्वियसली जो राज इंटरप्राइजेस की इनकम है वो किसकी है? राज अग्रवाल की। इनकम टैक्स कहता है मुझे मतलब किससे है? राज अग्रवाल की इनकम से। एंड राज अग्रवाल इज एन इंडिविजुअल। तो राज इंटरप्राइजेस की इनकम पे जो टैक्स स्लैब चल रहा है वो कौन सा है? ऑब्वियसली इंडिविजुअल वाला, क्योंकि इनकम टैक्स में वो इनकम किसकी कही जाएगी? राज अग्रवाल की कही जाएगी, प्रोप्राइटर की कही जाएगी। सो फर्म स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फर्म ओनली इन केस ऑफ इनकम टैक्स। तो ये बात तो ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फर्म का रेट क्या है, टैक्स रेट क्या है। तो टैक्स रेट फॉर फर्म इज फ्लैट 30%, सीधा सीधा 30%। अगर फर्म की इनकम 1 लाख रुपए है तो टैक्स बनेगा 30,000 रुपए, और अगर 100 रुपए है फर्म की इनकम तो भी टैक्स बनेगा 100 रुपए पे 30%, 30 रुपए। ठीक है, 1 करोड़ है तो 30% यानी कि 30 लाख रुपए बनेगा। तो यहां पे जो इंडिविजुअल के केस में आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स मिलती थी कि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, देन सीनियर सिटीजन इट इज 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता, सुपर सीनियर में 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। ओल्ड स्लैब की बात कर रहे हैं। न्यू स्लैब में तो हालांकि अलग अलग स्लैब नहीं दिए हुए हैं, वहां पे इंडिविजुअल एक ही स्लैब है, दैट इज ऑफ 2.5 लाख। फर्म के केस में ऐसी कोई छूट नहीं है, फर्म को फ्लैट टैक्स देना होता है, उसकी इनकम जितनी भी है उसका 30%। लेट मी राइट इट फॉर यू। फर्म के केस में
The flat tax rate is of 30%. Now what is this LLP, Limited Liability Partnership? देखिए, अगर मैं फर्म की बात करूं और कंपनी की बात करूं तो इनमें क्या अंतर होता है? फर्म और कंपनी में क्या अंतर होता है? क्या दो लोग मिलकर एक फर्म बना सकते हैं? हाँ, दो लोग मिलकर एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, फर्म बन सकती है। क्या दो लोग मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं? हाँ, दो लोग मिलकर एक कंपनी भी बना सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी नीड टू बी 2। ठीक है, तो कंपनी भी दो लोग मिलकर बना सकते हैं, फर्म भी बना सकते हैं। आप जनरली देखेंगे कि हिंदुस्तान में क्या होता है कि दो लोग मिलकर भी कंपनी बनाना पसंद करते हैं रेदर देन पार्टनरशिप, जबकि वो प्योर ट्रू सेंस में पार्टनरशिप ही है। इसके पीछे कारण यह है कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। जितना पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वहीं तक आपकी लायबिलिटी है। कल को कंपनी को कोई बड़ा घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए और कंपनी पे नहीं कर पा रही है अपनी लायबिलिटीज, तो जरूरत नहीं है। आपने जितना शेयर के जरिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ वही आपको मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। आपका घर मकान बेच के अब कंपनी की लायबिलिटी को पूरी नहीं की जाएगी। मान लीजिए आप रिलायंस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, रिलायंस कंपनी के ऊपर कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत होती है, तो एक बात बताइए कि आपसे कहा जाएगा कि आप अपना घर मकान बेच के भी कंपनी की लायबिलिटी को पे कीजिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रीजन बीइंग कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर आपके फुल्ली पेड शेयर है तो आपकी 1 रुपए की लायबिलिटी अब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो पैसा डूब सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। अगर फर्म को नुकसान होगा तो पार्टनर्स को वो भरपाई करनी पड़ेगी, अपना सब कुछ बेच के भी करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी यहां पे क्या है? लायबिलिटी यहां पे क्या है? अनलिमिटेड। जबकि कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। तो होता क्या था कि बहुत सारे लोग जिनको फर्म के रूप में काम करना है वो भी कंपनी बना के काम करते थे। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। गवर्नमेंट ने कहा आप सच बोलिए भाई, आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हो तो पार्टनरशिप ही बनाओ, सच सच बताओ। अगर जहां तक रही बात लायबिलिटी की तो वो लिमिटेड हम यहां भी कर देते हैं, चलिए। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी कैपिटल लगाएंगे पार्टनरशिप फर्म में वहीं तक बस आपकी लायबिलिटी होगी। तो बेसिकली एक नए तरीके का फर्म है ये, जिसको हम क्या कहते हैं? एलएलपी। एंड हियर आल्सो द टैक्स रेट इज 30%। नाउ कमिंग टू कंपनी। कंपनीज दो तरीके की हैं, एक है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरा फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? व्हाट इज अ डोमेस्टिक कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी कैन बी एन इंडियन कंपनी and it can be a foreign company too. आप कहोगे अरे ये कैसे सर, फॉरेन कंपनी तो अभी आपने यहां बोला, तो यहां कैसे आ गया फॉरेन कंपनी? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है ही। इंडियन कंपनी का मतलब क्या हुआ? द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, चाहे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हो, चाहे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो, चाहे इंडियन कंपनीज एक्ट जो 1956 के पहले चला करता था उसके तहत रजिस्टर्ड हो, चाहे उसके पहले जो कंपनीज एक्ट था उसके तहत रजिस्टर्ड हो। तो अगर हमारे हिंदुस्तान के कंपनीज एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी इंडियन कंपनी कहलाती है। अगर वो कहीं बाहर रजिस्टर्ड होती है तो वो फॉरेन कंपनी कहलाती है, राइट? तो इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है ही, लेकिन एक फॉरेन कंपनी जो अपना 100% डिविडेंड डिक्लेयर
एंड पे इन इंडिया करती है, डिक्लेयर्ड एंड पेड इन इंडिया, तो वो फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, गवर्नमेंट हमारी डोमेस्टिक कंपनी से टैक्सेस कम लेती है, विदेशी कंपनियों से टैक्सेस ज्यादा लेती है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, कोई एक विदेशी कंपनी आए और सारा का सारा डिविडेंड कहां बांट दे? हमारे देश में बांट दे, सारा डिविडेंड यही डिक्लेयर करे और यही बांट दे। अगर सारा डिविडेंड यही बांट रही है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है सारे के सारे शेयर होल्डर भी कहां के हैं? इंडिया के। तो गवर्नमेंट का हमारे कहना है कि ऐसी कंपनी से जितना भी प्रॉफिट हो रहा है सब हिंदुस्तान में रह जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो हम ऐसी कंपनियों से भी कम टैक्स लेंगे, हम ऐसी कंपनियों से भी कम टैक्स लेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है इनकम टैक्स में और डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, ये किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन टैक्सेशन, टैक्स रेट। डोमेस्टिक कंपनी से कम टैक्सेस लिया जाएगा, फॉरेन कंपनी से ज्यादा टैक्सेस लिया जाएगा। तो इंडियन कंपनी से एक तो हम कम टैक्सेस ले रहे हैं, और वो सभी विदेशी कंपनी जो सारा का सारा डिविडेंड हमारे देश में ही बांट दे रही है, यानी सारा प्रॉफिट हमारे देश में रह जा रहा है, तो उनसे भी हम कम टैक्सेस लेंगे। तो आई होप यू विल रिमेंबर नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी as well as foreign company paying 100% dividend in India is also domestic company. फर्म के केस में आपने देखा कि टैक्स रेट इज फ्लैट, हाउ मच? 30%. नाउ कमिंग टू डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट क्या है और फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है? डोमेस्टिक कंपनी में यू विल फाइंड कि चार रेट है, 25%, 22%, 15% और 30%। फॉरेन कंपनी में सर टैक्स रेट क्या है? तो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है 40%। डोमेस्टिक कंपनी में 25% भी होता है, 22% भी होता है, 15% भी होता है, 30% भी होता है, और फॉरेन कंपनीज में जो टैक्स का रेट होता है वो कितना होता है? 40% होता है। तो यहां तो फ्लैट 40% है और ये सब भी फ्लैट रेट होते हैं, इनकम जितनी होगी इतना परसेंटेज लगेगा, सीधा सीधा। लेकिन अब ये चार रेट कब होते हैं ये समझना है। अब इसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि 25% और 30% ये जनरल रेट है, और ये जो 22% और 15% आपको दिख रहा है ना, ये पता है क्या है? ये है स्पेशल रेट। इसमें बड़ी सारी कंडीशन अटैच्ड है कि आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आपको हम 22% या फिर 15% का टैक्स रेट दे देंगे। कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग 25% और 30% को समझ लेते हैं, फिर हम लोग 22 और 15% पे जाएंगे, ठीक है। %25 कब है? प्लीज कम। If the turnover or gross receipt of the company in the previous year 18-19 does not exceed 400 crores. पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, ये मैं किस प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहा हूं। वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स रेट फॉर द प्रीवियस ईयर। ये टैक्स रेट कौन से प्रीवियस ईयर का है? प्रीवियस ईयर 2021। एक डोमेस्टिक कंपनी 2021 में जो इनकम कमाएगी उस पे टैक्स रेट डिपेंडेंट होगा उसका जो टर्नओवर था 18-19 में, 2 साल पहले। बहुत ध्यान से सुनिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। टर्नओवर जितना था उसके बेसिस पे डिटरमिन होगा कि उसका टैक्स रेट करंट ईयर में क्या है। कहता है कि अगर आपका 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं था, यानी अप टू 400 करोड़ था 2 साल पहले 18-19 में, तो आपका टैक्स रेट होगा 25%। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑल अदर डोमेस्टिक कंपनी इसमें आप आ जाएंगे और आपका टैक्स रेट होगा 30%। डिड यू फॉलो दिस? ये जो टैक्स रेट है 25% और 30%, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 20-21 की, असेसमेंट ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये टैक्स रेट डिपेंडेंट किस पे है? ये टैक्स रेट डिपेंडेंट है हमारा टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 18-19 में।
चलिए एक काम कीजिए, मुझे जरा जल्दी से बताइए टैक्स रेट क्या होगा। इधर कंपनी का नाम लिखते हैं, ठीक है, टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19, टर्नओवर प्रीवियस ईयर 19-20, टर्नओवर प्रीवियस ईयर 20-21, ठीक है। और आपको मुझे बताना होगा टैक्स रेट प्रीवियस ईयर 20-21 का क्या होगा, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 का टैक्स रेट क्या होगा। कंपनी है ए, जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में था 300 करोड़, यहां पे था 400 करोड़ और यहां है 500 करोड़। What will be the tax rate of the company A for the previous year 2021? तो ध्यान दीजिएगा, आपको टर्नओवर देखना है, पता है कौन सा, 18-19 का। आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए 19-20 में और 20-21 में टर्नओवर क्या था, 400 करोड़ से कम था। हाँ, छोटी कंपनी गवर्नमेंट कह रही है इस पे 25% का टैक्स रहेगा। एक कंपनी है जिसका नाम है बी, इसका टर्नओवर यहां पे था 420, 450, 550 करोड़। टैक्स रेट कितना होगा बी का? टर्नओवर कौन सा देखना है, 18-19 का देखना है, 4 करोड़ से ज्यादा है 400 करोड़ से 30%। एक कंपनी है सी, यहां पे था 450 करोड़, यहां पे हो गया 350 करोड़ और यहां पे हो गया 250 करोड़। फिलहाल टर्नओवर बहुत कम चल रहा है इस कंपनी का। आपको बताना है कि इस पे टैक्स रेट क्या लगेगा। बताइए इस पे टैक्स रेट क्या लगेगा। इस पे टैक्स रेट आएगा 30% का। टर्नओवर कौन सा देखना है, 18-19। नाउ कमिंग टू अ कंपनी डी, जिसका यहां पे कोई टर्नओवर था ही नहीं, यहां पे कोई टर्नओवर था ही नहीं और यहां पे टर्नओवर है उसका 300 करोड़ रुपए का। 18-19 में टर्नओवर ही नहीं है, तो फिर से हम वही बात करेंगे, क्या 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा था? अरे भाई था ही नहीं, टर्नओवर ही नहीं था। टैक्स रेट कितना, 25%। एक कंपनी ई है, यहां पे टर्नओवर नहीं था, यहां पे टर्नओवर नहीं था। टर्नओवर नहीं था मतलब नई कंपनी है भाई, टर्नओवर नहीं था इसलिए 500 करोड़ रुपए यहां पे टर्नओवर है। इसका टैक्स रेट कितना होगा? इसका भी जो टैक्स रेट होगा वो 25% होगा। अगेन मैं सेम बात करूंगा, क्या 18-19 में इसका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा था? नहीं था, था ही नहीं, टर्नओवर ही नहीं था। तो गवर्नमेंट 25% टैक्स रेट किससे ले रही है, आइए समझते हैं इस बात को। वो कंपनी जो गवर्नमेंट की नजर में छोटी कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बेसिकली छोटी कंपनी भी कहना गलत होगा, जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है और या फिर नई नवेली कंपनी है, उनसे गवर्नमेंट 25% ले रही है। ध्यान दीजिए, जो 18-19 में थे ही नहीं, मतलब नई नवेली कंपनी है। अब तो 18-19 तो 2 ही साल पहले था ना, और 18-19 में वो कंपनी ही नहीं थी, इसका मतलब नई नवेली कंपनी है। तो नई नवेली कंपनी से 25% लिया जा रहा है और जो कंपनियां बहुत बड़ी नहीं थी 18-19 में, उनसे भी कितना लिया जा रहा है, 25% लिया जा रहा है। सबको बात समझ में आ गई? तो ये चार्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सो दैट यू कैन जस्ट डिटरमिन व्हाट द टैक्स रेट ऑफ द कंपनीज आर। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में लगभग 99% कंपनियां जो टैक्स दे रही हैं वो 25% के हिसाब से ही दे रही हैं, क्योंकि हमारे देश की 99% कंपनियों का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक ही है। मात्र 1% से भी कम है। मैं आपको बता दूं, 1% से भी कम कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा था 18-19 में। डिड यू फॉलो दिस पॉइंट? तो रिलायंस वगैरह ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बस जो बहुत बड़ी कंपनियां, बड़ी कंपनियां नहीं बोलेंगे, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उन्हीं का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा था।
अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 1% से भी कम कंपनियां हमारे देश में 30% का टैक्स रेट देती हैं। सभी कंपनियां टैक्स रेट क्या दे रही हैं? 25% के रेट से। तो एक बात बताइए, क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे देश में कंपनीज पे जो टैक्स रेट है वो 25% का है? बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं 25% का ही टैक्स रेट है। 30% तो बहुत गिनी चुनी कंपनियां दे रही हैं। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है, ये तो आप रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच मानिए तो मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि ऐसी कोई भी बात रह जाती हो जो मैं आपसे डिस्कस न कर पाता हूं, इवन इन रिकॉर्डेड क्लासेस। क्योंकि मैं जितने भी तरीके की क्लासेस लेता हूं, उन सभी क्लासेस की जो क्वेरीज होती हैं वो सब मेरे दिमाग में फीडेड होती हैं, और वो सारी बात मैं आपके बिना पूछे भी कर लेता हूं। यहां पे एक डाउट बच्चे के मन में आता है कि सर प्रीवियस ईयर 20-21 का टैक्स रेट 2 साल पुरानी टर्नओवर पे क्यों डिपेंडेंट है? करंट टर्नओवर पे ही क्यों नहीं टैक्स रेट को डिटरमिन किया जा रहा है? ये गवर्नमेंट ने 2 साल पुराने वाला कॉन्सेप्ट क्यों रख दिया है? 2 साल पुराना टर्नओवर देखो तो इस साल का टैक्स रेट पता चलेगा। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि बीजेपी की, मोदी की सरकार सबसे पहले हमारे देश में कब आई? मोदी की सरकार। कितने लोगों के दिमाग में आज भी वो फ्लैश करता है, अब की बार मोदी सरकार? भारी बहुमत से हमारे देश में मोदी की सरकार बनी 2014। अब पता है ये क्यों बना? क्योंकि मोदी जी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, वो बहुत ही स्ट्रांग मैनिफेस्टो था। उसमें इतने वादे किए गए थे जिन वादों को देख के लग रहा था कि देश अब बहुत आगे निकल जाएगा और बहुत गलत हो जाएगा अगर इस इंसान को वोट ना दिया गया तो। मैं सारे वादों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक वादे की बात करूंगा जो यहां पे रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये 2 साल का गैप दिखाई दे रहा है। वो वादा था मोदी जी का कॉर्पोरेट्स को, कंपनियों को, कि हम आपका टैक्स रेट रिड्यूस कर देंगे। और उस समय टैक्स रेट पता है क्या हुआ करता था? 30%। उस समय टैक्स रेट हुआ करता था 30%, और सरकार ने कहा था कि हम आपका टैक्स रेट रिड्यूस कर देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। ठीक है, क्या उन्होंने सबको लुभाया था? हां, कॉर्पोरेट्स को लुभाया, बड़ी बड़ी कंपनियों को लुभाया कि देखो तुम्हारा टैक्स रेट कम कर देंगे। आम जनता को भी लुभाया, न जाने कितने सारे वादों को करके। क्या मोदी जी ने सारे वादे पूरे किए? हाँ, किए होंगे कुछ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% वादों को पूरा किया ही गया। तो क्या था एक वादा कि कॉर्पोरेट के टैक्स रेट को कम किया जाएगा। तो देखिए 2014 यानी कि प्रीवियस ईयर 14-15 में, सबसे पहला प्रीवियस ईयर 2014 में सरकार बनी, बजट 2014 आया फॉर द प्रीवियस ईयर 14-15। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम किया कंपनीज का? नहीं किया, वो 30% ही रहा। फिर प्रीवियस ईयर 15-16 में क्या गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया? ये तो मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किया जाएगा। नहीं किया, 30% ही था। अब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने लग गई कि क्या मजाक है भाई, आप इलेक्शन के समय तो बोलते हो कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करेंगे, 2 साल हो गया अभी तक आपने टैक्सेस कम नहीं किए। तो गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर 16-17 में बोला कि हम कंपनीज का टैक्स रेट करते हैं 29%। किस कंपनी का? जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 14-15 में 400 करोड़ से कम था, लेस देन 400 करोड़ था। हालांकि 400 करोड़ रुपए यहां नहीं बोले गए थे, यहां पे अमाउंट भी कुछ और बोला गया था। ठीक है, मतलब अब मैं इस बात को हटा देता हूं क्योंकि आपको इससे मतलब भी नहीं है। 2 साल पुराने टर्नओवर के बेसिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट 29% कर दिया कि जो कंपनियां पहले छोटी थी हम उनका टैक्स रेट कम कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वादा तो इसी समय का था ना। तो कितनी सुंदर बात है, मतलब इलॉजिकल वैसे तो थोड़ा सा था,
कि 14-15 में मैंने वादा किया था, पूरा 16-17 पे कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए कंडीशन 14-15 की रख दी है, क्योंकि वादा तो 14-15 का था ना। तो ये हुआ था, मतलब ये 16-17 में ऐसा किया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम टैक्स रेट 29% करते हैं उन कंपनियों का जिनका 14-15 में, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय हमने वादा किया था कि 14-15 में अगर आपका टर्नओवर इतना तक था तो हम आपका टैक्स रेट कितना कर देते हैं, 29%। देखिए कितनी बड़ी छूट दी गई। फिर बिल्कुल वैसे ही प्रीवियस ईयर 17-18 में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 15-16 में इतना है, एक अमाउंट बोला, तो टैक्स रेट इतना होगा। ये गिरा थोड़ा सा 29% से धीरे धीरे कम होते 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 एक जमाना आया जब ये टैक्स रेट हो गया 25%, और परंपरा के अनुसार प्रीवियस ईयर 2020-21 में बिल्कुल वैसे ही टर्नओवर देखा जा रहा है, प्रीवियस ईयर किसका, 18-19 का। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कहानी है। ये परंपरा की तरह चला आ रहा है, मतलब एक बार एक गलती हुई, उस गलती को दोहराते जा रहे हैं, मतलब एक बार एक सिस्टम बना, अब चलाते रहो वैसे ही। हर बार क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 14-15 में, प्रीवियस ईयर 16-17 में बोले 14-15 का टर्नओवर देखेंगे, तो 17-18 में बोल दिए 15-16 का देखेंगे, वैसे ही 20-21 में 18-19 का देखा जा रहा है टर्नओवर। ये परंपरा के तौर पे चली आ रही है बात, ये है इसकी बैकग्राउंड कहानी। और हर बार कुछ टैक्सेस भी रेट कम किए हैं, तो ये 29% से होते होते आज 25% पे आ टिका है। तो चलिए हम लोग ने दो रेट तो बहुत अच्छे से समझ लिया, 25% एंड 30%, और ये भी समझ लिया कि हमारे देश की 99% कंपनियां टैक्स रेट क्या रेट से दे रही हैं, 25%। अब बात आती है 22% और 15% की, जिसमें हम पहले समझेंगे 22%। 22% का टैक्स रेट क्या है, सेक्शन 115BAA सेक्शन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 22% का अगर टैक्स रेट देना है तो इस सेक्शन के ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये सेक्शन ऑप्ट कर रहा हूं और मुझे 22% के रेट से टैक्स देना है। लेकिन अगर आप 22% के रेट से टैक्स देंगे तो आपके ऊपर बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी जो यहां नीचे दी गई है, और इन रिस्ट्रिक्शंस को सुनने के बाद आप कहेंगे सर मुझे 22% के रेट से टैक्स नहीं देना, मुझे 25% का ही टैक्स रेट मंजूर है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो आई एम ऑल्सो ऑपरेटिंग इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। मेरे ऊपर टैक्स रेट कितना है, 25% है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि 400 करोड़ से कम वाली कंपनियों पे टैक्स रेट कितना होता है, 25%। उसके 400 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियों पे 30% का टैक्स रेट है, तो मेरे ऊपर 25% का टैक्स रेट है। क्या हम भी चाहें तो 22% का ऑप्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये 22% का ऑप्शन सभी के लिए है, प्रोवाइडेड आपको ये सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जब ये मैं रिस्ट्रिक्शंस को देखता हूं तो मैं कहता हूं नहीं, मुझे 22% का रेट नहीं चाहिए, मुझे 25% के रेट से टैक्स देने को मैं तैयार हूं। अच्छा, क्या ये जनरल ओपिनियन भी होगी लोगों की? हाँ, मुझे लगता है ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो शायद 22% को ऑप्ट कर रहे होंगे, वो सभी 25% के टैक्स रेट को देने को तैयार होंगे। हालांकि जिन कंपनियों को 30% टैक्स देना पड़ता है ना, वो शायद कंडीशन मानने को तैयार हो जाए, क्योंकि भाई उनके में ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। 22%, 30% की जगह अगर 22% देना पड़ रहा है तो फायदे की बात है, 8% का फायदा है। लेकिन जिन कंपनियों को 25% का टैक्स रेट देना है, वो 3% के फायदे के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कंडीशन को वो मानना चाहेंगे। क्या है ये कंडीशन, आइए देखते हैं इसको। टैक्स ऑन इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी कंप्यूटेड विदाउट एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। आपको सेक्शन 10AA का डिडक्शन नहीं देंगे। सेक्शन 10AA क्या होता है, अगर आप SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अब आप पूछोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो मैंने एक बार पहले भी बताया आपको। बेसिकली ये जंगल होता है और गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों को लुभाती है टैक्स का फायदा देके, कहती है आइए इस जंगल में धंधा कीजिए, हम आपका टैक्स माफ कर देंगे, कम कर देंगे, इतने सारे टैक्स नहीं लेंगे। और टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग वहां पे बिजनेस करने के लिए पहुंच जाते हैं और उस जंगल को मंगल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई, उनको वहां पे अगर फैक्ट्री चलानी है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, बिजली पानी होनी चाहिए, सारा चीज खुद ही मैनेज कर देते हैं वो लोग।
तो शहर को तो गवर्नमेंट को तो फोकट में बना बनाया एक शहर तैयार हो जाता है। तो सेक्शन 10AA में फायदा क्या है कि जितना आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसके प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री हो जाता है। जैसे अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है और प्रॉफिट आपका 10 करोड़ है, 100 करोड़ टर्नओवर, प्रॉफिट 10 करोड़, मैं लिख के बात करता हूं। सपोज आपका टर्नओवर है 100 करोड़ रुपया और आपका प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपया। ये टर्नओवर है और ये प्रॉफिट है। तो हम आपसे पूछेंगे जरा बताओ इसमें से डोमेस्टिक टर्नओवर कितना है और एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है। डोमेस्टिक टर्नओवर का मतलब होता है विद इन इंडिया सेल और एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब होता है आउटसाइड इंडिया सेल। आउटसाइड इंडिया सेल आपने बताया कि 100 करोड़ में से मेरा 40 करोड़ है, तो हम इसी के प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर 100 करोड़ पे 10 करोड़ का प्रॉफिट तो 40 करोड़ पे कितना होना चाहिए, उसी रेशियो में निकाल लीजिए, 4 करोड़। तो 4 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 4 करोड़ रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी 10AA में। इस पे टैक्स नहीं लगेगा, 6 करोड़ पे टैक्स लगेगा। ये फायदा होता है 10AA में, जो कि आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप 22% का टैक्स ऑप्ट करते हैं। तो भैया जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं और SEZ में काम कर रहे हैं वो तो नहीं लेंगे इसको, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा प्रॉफिट डिडक्शन के रूप में जाता था। ठीक है, वो लोग थोड़ी ना 3% कम कराने के लिए इतनी बड़ी डिडक्शन खो देंगे। अरे ये बंदा 10 करोड़ रुपए पे 22% देना चाहेगा या 6 करोड़ रुपए पे। अब इसको अगर ऑप्शन लेना हो, देखिए अगर ये 115 BAA लेगा तो इसको 10 करोड़ पे डिडक्शन मिलेगी नहीं, 10 करोड़ का 22% देना होगा। अगर ये 115 BAA नहीं लेता है तो इसको 4 करोड़ की डिडक्शन मिल जाएगी, यानी 6 करोड़ पे टैक्स लगेगा। हालांकि टैक्स रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, 25%। तो भैया हम 25% दे देंगे 6 करोड़ का, हम 10 करोड़ का 22% क्यों देंगे, हमको नहीं चाहिए डिडक्शन। आ रही है बात समझ में? तो कंडीशन बड़ी बेकार की है। एडिशनल डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a), एडिशनल डिप्रिसिएशन दिया जाता है नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी अच्छा खासा होता है, 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है। वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप सेक्शन 115 BAA ऑप्ट करेंगे। ये सेक्शन याद रखिएगा, 115 BAA ऑप्ट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस एडिशनल डिप्रिसिएशन जो बाकी लोगों को मिलता है। आपको डिडक्शन 32AD का, 33AB का, ABA का, 35 का, 35AD का, 35CCC का, 35CCD का, ये सब नहीं मिलेगा। अब मैं इन सेक्शन को आपके साथ डिस्कस नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना बता दूं ये सारे सेक्शन की डिडक्शन मिलती है बिजनेस की इनकम कंप्यूट करते समय। इन सब में कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलती है। ठीक है, बिजनेस की इनकम कंप्यूट करते समय ये सारी डिडक्शन खत्म हो गई। फिर कहता है आपको हम चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं देंगे। अब आपको मालूम ही है कि ग्रॉस टोटल इनकम से चैप्टर 6 से कहता है डिडक्शन मिलती है, फिर टोटल इनकम आती है। कह रहा हम नहीं देंगे एक्सेप्ट 80JJ और 80M। 80JJAA और 80M ये दो दे देंगे। तो ये सब भी आपको तभी सीखने को मिलेगा जब आप डिडक्शन चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, जहां तक रही बात 80JJAA की, तो ये मोदी जी का पसंदीदा सेक्शन है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता, मोदी जी आपसे बात करते हैं क्या फोन पे? मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। 2014 में मोदी जी की सरकार आई है और 2014 से लगातार आज तक हर बजट में यह सेक्शन बदला गया है। 80JJAA हर साल बदला गया है। यानी भाई पैनी नजर तो होती होगी ना, मोदी जी इस सेक्शन को देखते होंगे ना, तब तो हर साल बदलवा रहे हैं। और ये है क्या सेक्शन में आपको बताऊं, ये है इंप्लॉयमेंट जनरेशन का डिडक्शन, नौकरी देने का डिडक्शन। अब एक बात बताइए, हमारे देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? है भाई, बेरोजगारी तो है। इस सेक्शन में जो कंपनियां नए रोजगार देती है, नए लोगों को अपने यहां हायर करती है, उनको कुछ छूट दी जाती है और इसमें हर साल परिवर्तन हो रहा है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है शायद ये मोदी जी का पसंदीदा सेक्शन है। इसकी डिडक्शन वो कह रहे हैं देंगे 80JJAA और एक सेक्शन और 80M, इसकी डिडक्शन मिलेगी। तो
देखिए क्या क्या चला गया, 10AA चला गया, एडिशनल डिप्रिसिएशन चला गया, 32AD 33AB, इतने सारे PGBP मतलब बिजनेस इनकम कंप्यूट करते समय जो डिडक्शन मिलती थी गया। चैप्टर 6A का पूरा डिडक्शन गया। चैप्टर 6A में मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट स्टार्टअप को खूब रिकॉग्नाइज कर रही है, स्टार्टअप को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एक सेक्शन है जिसमें स्टार्टअप को सेक्शन 80 IAC, हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस सेक्शन के बारे में आपको बता दूं। सेक्शन 80 IAC में स्टार्टअप को 3 साल तक, 3 इयर्स तक टैक्स नहीं देना होता है, नो टैक्स, 3 साल तक। कैसे नहीं देना होता है मैं आपको बताऊं। 80 IAC में डिडक्शन मिलता है, तो जितनी आपकी बिजनेस की इनकम होती है पूरा डिडक्शन मिल जाता है, 100% डिडक्शन। तो एक बात बताइए, जितनी बिजनेस की इनकम है पूरा डिडक्शन मिल गया तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, निल हो जाएगी, तो टैक्स अपने आप ही निल आ जाएगा। ये डिडक्शन मिलती है। बताइए सुंदर डिडक्शन है कि नहीं है? तो हम कहेंगे सुंदर नहीं है, अति सुंदर है, अति 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 सुंदर है। भाई इतना सुंदर डिडक्शन है 80 IAC कि मुझे टैक्स ही नहीं देना है 3 सालों तक। लेकिन अगर मैं 22% की बात करता हूं तो मेरा 80 IAC खत्म हो जाएगा। अरे भैया नहीं चाहिए मुझे 80 IAC, मुझे 80 IAC खत्म नहीं करना, मुझे 22% नहीं चाहिए। अगर मैं स्टार्टअप हूं तो फिर मैं कहूंगा कि भाई हटा दो 22%, मैं 25% के हिसाब से तैयार हूं। ठीक है, अच्छा अब मुझे 100% तो बिजनेस इनकम की डिडक्शन मिलती है, मेरी अदर इनकम भी तो हो सकती है, इंटरेस्ट वगैरह की कंपनी को इनकम आ रही है तो वो सब पे 25% लग जाने देंगे। अरे अगर हम 22% में गए तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरी इनकम पे 22% लगेगा। बिजनेस की इनकम जिस पे टैक्स लगना ही नहीं था उस पे भी लग जाएगा 22%, तो अच्छा है हम 25% टैक्स देंगे। बिजनेस की इनकम के अलावा बाकी इनकम है ही कितनी। फिर देखिए, विदाउट एनी सेट ऑफ लॉस ऑफ एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस इज एट्रिब्यूटेबल टू डिडक्शन पॉइंट 1। आपको तो पता ही है कि सिस्टम क्या होता है इनकम टैक्स में इनकम को कंप्यूट करने का। अगर कोई लॉस मुझे होता है तो मैं उस लॉस को दूसरी इनकम से एडजस्ट करता हूं, और अगर नहीं कर पाता हूं करंट ईयर में तो उस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अगले साल ले जाके एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या कहता है सेक्शन 115BAA में कि अगर कोई लॉस होता है, प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है, तो हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने उसे नहीं देंगे अगर वो लॉस इन कारणों से था। कौन से कारण? ये पॉइंट नंबर 1 वाले कारण। भाई इसमें डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन की वजह से इनकम कम हो जाता है। कह रहा है कि अगर आपको लॉस हुआ था पिछले सालों में जिसका कारण ये पॉइंट नंबर 1 था, अच्छा इसका कारण पॉइंट नंबर 1 क्यों था? क्योंकि पहले तो आपको डिडक्शन मिलती ही थी। ये तो इस साल ना हम आपसे बोल रहे हैं कि 22% लोगे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं 22% लोगे तो अब से ये डिडक्शन नहीं मिलेगी क्या? पहले ये डिडक्शन लिए थे? हाँ, तो कह रहा है पहले तो ये डिडक्शन तुम लिए थे, और अगर तुमको पहले लॉस हुआ था इन डिडक्शंस की वजह से तो अब हम वो लॉस को एडजस्ट करंट ईयर में नहीं करेंगे। भगवान इतनी कंडीशन तुम लोग बना कैसे लेते हो, हम तो ये सोच रहे हैं। और उसके बाद देखिए लास्ट लाइन जो है ये मास्टर स्ट्रोक खेला है यहां पे गवर्नमेंट ने, ये है एकदम छक्का, बाउंड्री पार। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई टू ऑल सब्सिक्वेंट ईयर। और एक बार तुम 22% में आ गए तो जीवन पर्यंत तुम इसी में रहोगे, यानी जीवन भर तुम कभी भी ये सब बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन हमेशा तुम्हारे ऊपर लग जाएगी और हमेशा 22% के हिसाब से तुम टैक्स दोगे। धन्य है मोदी जी। आपको समझ में आ रहा है कि वंस यू आर ट्रैप्ड इनटू 22% यू विल ऑलवेज पे टैक्स एट द रेट ऑफ 22%। आपको कभी ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हो सकता है आज मुझे ये सब सेक्शन के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, क्या सोचिए, हो सकता है आज मुझे ये सेक्शन के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे खुद ही डिडक्शन नहीं मिलती है, तो मैं सोचूंगा 22% में आ जाता हूं, मुझे तो वैसे भी ये सब डिडक्शन नहीं मिलती है, तो मैं आ जाऊंगा 22% में। लेकिन फ्यूचर में तो हो सकता है कि आप एलिजिबल हो जाओ इन सब डिडक्शन के लिए, तो आप फ्यूचर में जब एलिजिबल हो जाओगे तो भी आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि 22% वाला तो हमेशा 22% में रहेगा। फिर हम बाहर निकल के ये नहीं कह सकते कि भाई डिडक्शन हम लेंगे और 25% देंगे, ये नहीं कह सकते। एक बार 22% के जाल में आ गए तो 22% में ही रहोगे।
गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन शायद सितंबर अक्टूबर के महीने में 2019 में, गूगल पे लिखिए ना हाउडी मोदी, आपको पता चल जाएगा। राइट, एक अमेरिका में शो हुआ था, उसका नाम था हाउडी मोदी, याद है आप सबको? यूएस प्रेसिडेंट के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे थे वहां पे, और अमेरिका की जनता हल्ला मचा रही थी, मोदी मोदी। समय था सितंबर अक्टूबर 2019 की बात है। और ये हाउडी मोदी के प्रोग्राम के लगभग हफ्ते भर पहले ही ये टैक्स रेट लाया गया था। ये टैक्स रेट जो है ना, ये बजट में नहीं आया है, किसी बजट में नहीं आया है। हम तो 2020 बजट की आपसे बात कर रहे हैं, ये 2020 बजट में नहीं आया, ये 2019 बजट में भी नहीं आया, ये तो मिड टर्म बीच में आया था। हाउडी मोदी प्रोग्राम के हफ्ता भर पहले आया था। और इस प्रोग्राम में जब मोदी जी पहुंचे वहां पे अमेरिका में, तो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से बताया कि हमारे देश में टैक्स रेट जो है वो 22%, और अभी एक और पढ़ाने जा रहे हैं आपको, 15% का है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है। मुझे तो लगता है ये उस प्लेटफॉर्म पे सुनाने के लिए ही ये रेट बनाया गया था, क्योंकि कंडीशन इतनी सारी अटैच्ड है कि शायद कोई भी 22% लेना पसंद नहीं करेगा। हाँ, हालांकि 15% लेने के लिए लोग इच्छुक होंगे। आइए देखते हैं यहां क्या है। 15% वाला सेक्शन है 115 BAB। हालांकि ये सेक्शन सभी कंपनियों के लिए नहीं है, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यू और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। ओहो, तो नई कंपनी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। 115 BAA ये तो सभी को मिल रहा था, सभी डोमेस्टिक कंपनी ऑप्ट कर सकती हैं, पुरानी नई, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ये वाला क्या है, BAB, दिस फॉर न्यू एंड दैट टू ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ओहो, तो ये कहानी है। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज के लिए भी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी क्यों अलग से लिखना पड़ा, क्योंकि ये हमारे देश में हमेशा से डिस्प्यूट रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बनाती है कंपनी, वो बिजली सर्विस है कि प्रोडक्ट है। ये डिस्प्यूट हमारे देश में कई वर्षों से चला आ रहा है। ठीक है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं ना, तो बिजली अलग से लिख दिया जाता है कि भैया, कुछ लोग बिजली को गुड्स कहते हैं कि भाई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंपनी में, बिजली बना रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, ये तो सर्विस देती है बिजली बनाने वाली कंपनी। तो व्हाटसोएवर कहता है कि पंगे में नहीं पड़ना, क्योंकि अच्छा, ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी एक दिन। पता है कब? जब बिजली पे GST लगने लग जाएगा। आज बिजली पे बिल पे GST लगता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। तो एक दिन सरकार इसको GST में तो लाएगी, कंफर्म में लाएगी, और जिस दिन लाएगी उस दिन बता देगी हमको कि क्या है, गुड्स है कि सर्विस है। ठीक है, अभी तक तो हमारे देश को नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि अभी तक डिस्प्यूट ही चल रहा है इस बात पे। तो मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, ये क्लैरिटी नहीं ना है, तो इससे सरकार बोल दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलेगा, बिजली कंपनी को भी मिलेगा। तुम इसको चाहे जो समझते हो, चाहे सर्विस समझते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग समझते हो, इसको तो मिलेगा। ठीक है, ये किनको मिलेगा? जो कंपनी सेटअप और रजिस्टर हुई है 1/10/2019 के बाद। सितंबर में गए थे मोदी जी, अब याद आ गया, क्योंकि अक्टूबर से वाली कंपनियों के लिए ये ऑप्शन था। मतलब एक फ्यूचर डेट डिसाइड की गई थी कि आज से इतने दिन बाद जो स्टार्ट हो रही है कंपनी। ठीक है, तो 1/10/2019 के बाद वाली कंपनी होनी चाहिए सेटअप। ऐसी कंपनी सेटअप करने के बाद हवा हवाई ना हो जाए। कहता है कि उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए 31/3/2023 के पहले पहले। 31/3/2023 के पहले पहले प्रोडक्शन भी शुरू हो जाना चाहिए। कंपनी सेटअप हो जानी चाहिए 1/4/2000, कंपनी सेटअप होनी चाहिए 1/4/2019 के बाद, 1/10/2019 के बाद, और उसका प्रोडक्शन 31 मार्च 2023 तक शुरू हो जाना चाहिए। तो उसको टैक्स रेट मिलेगा 15% का। अब देखिए, जैसे ही सरकार ने ये बात बोली होगी, क्या मेरे मन में एक बात आई होगी? क्या कौन सी बात? ये क्या है? कुछ आइडिया लग रहा है देख के? हमारा देश महान हिंदुस्तान, उसका नक्शा बना रहे हैं। हमारी फैक्ट्री यहां पे थी, ये देखो, ये थी मेरी फैक्ट्री। पहले से चली आ रही है ये फैक्ट्री।
और हम टैक्स कितना देते हैं ये भी हम आपको बता दें। अभी तक तो हम टैक्स क्या दे रहे होंगे, या तो 30% या तो 25%, यही टैक्स दे रहे होंगे। मान लो हम अभी टैक्स देते हैं, फिलहाल बड़ी वाली कंपनी है, हम 400 करोड़ से ऊपर वाली, हम 30% टैक्स देते हैं यहां पे। मैंने सुना सरकार ने बोला भाई 1/10/2019 के बाद कोई कंपनी बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा और 31 मार्च 2023 के पहले प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो हम ऐसी कंपनियों को 30% की बजाय टैक्स लेंगे 15%। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको फैक्ट्री को बंद करो, नई कंपनी लगाते हैं ना। ये रही नई कंपनी बन गई, नया बनाते हैं 1/10/2019 के बाद। अब सरकार हमको कितना देगी, 15%। 15% वाला टैक्स रेट कहेगी कि आपके ऊपर लागू होता है। अरे बहुत हो गया। आप समझते भी हैं कि अगर 30% की जगह 15% टैक्स रेट हो जाएगा तो हम कितनी बड़ी बचत कर रहे हैं। हमारी इनकम का 1/3 हिस्सा सरकार लेती है, अब 1/6 लिया करेगी। बहुत अंतर हो गया। तो मैंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं, नई कंपनी लगाते हैं, 15% का टैक्स रेट लगेगा। तो सरकार को क्या ये बात पता है कि लोगों के दिमाग में ऐसी बात आएगी? हाँ पता है। तो गवर्नमेंट ने देखिए बड़ी सुंदर बात कही, नॉट फॉर्म बाई, पहले ये वर्ड पढ़ाएंगे, नॉट फॉर्म बाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बंद करेंगे और फिर चालू करेंगे। एक फैक्ट्री बंद करिए, दूसरी फैक्ट्री चालू कर दी, तो इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब दोबारा से खड़ा करना, मतलब पहले थी फिर खड़ा करना, मतलब पुराने वाले को खत्म करके फिर से खड़ा करना, तो हम आपको फायदा नहीं देंगे। ओहो, गवर्नमेंट तो बड़ी चालाक है भाई, यानी ऐसे तो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो हम कहें कि हम क्या गवर्नमेंट से कम चालाक हैं? जितना दिमाग मोदी जी रखते हैं उससे ज्यादा दिमाग है भाई मेरे पास। आइए देखिए, अब हमने क्या दिमाग लगाया। हमने कहा ये फैक्ट्री है हमारी पुरानी वाली, जिसपे हम टैक्स रेट कितना देते हैं, 30%, और ये रही हमारी नई फैक्ट्री। हम बंद नहीं करेंगे पुरानी फैक्ट्री, क्योंकि बंद करेंगे तो मोदी जी क्या कहेंगे, कहेंगे जाओ तुमको फायदा नहीं देंगे, बंद क्यों की फैक्ट्री पुरानी। तो हमने कहा ये फैक्ट्री चालू रहेगी। यहां पे मेरा टर्नओवर था पता है कितना, 1000 करोड़। हमने कहा 100 करोड़ का काम यहां भी करते रहेंगे, नई वाली फैक्ट्री खोलते 900 करोड़ रुपए का काम यहां करेंगे, मतलब इतना प्रोडक्शन यहां पे करेंगे। तो इस वाली कंपनी का टैक्स जो बनेगा वो 15% बनेगा, पुरानी वाले का थोड़ा बहुत पे टैक्स 30% चल जाए, क्या दिक्कत है। आप समझ रहे हो कि नहीं। मैंने प्लान किया कि मैं एक नई फैक्ट्री बना लेता हूं, एक नई कंपनी बना लेता हूं, पुरानी कंपनी को चालू रखूंगा, वहां पे प्रोडक्शन थोड़ा बहुत करते रहूंगा ताकि रिकंस्ट्रक्शन ना कहलाए, और नई वाली कंपनी में सारा प्रोडक्शन शिफ्ट कर दूंगा वहां का, और नई वाली कंपनी में सारा माल बनेगा, वहां से बिकेगा, वहां पे टैक्स रेट 15% लगेगा। क्या मोदी जी को यह बात मालूम है? हाँ, पता नहीं बंदे ने कौन सी पढ़ाई की है। ठीक है, दिखाता तो है न्यूज में कि बचपन में चाय बेचा करते थे, लेकिन देखो यहां पे लिखा हुआ है नॉट फॉर्म बाय स्प्लिट अप बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए। स्प्लिट अप का मतलब क्या होता है, आपका धंधा 1000 करोड़ का था, आपने अपने धंधे को बांट दिया, स्प्लिट कर दिया, 100 करोड़ यहां 900 करोड़ यहां, क्या फायदा नहीं देंगे। तो देखिए क्या कहता है नॉट फॉर्म बाय स्प्लिट अप। स्प्लिट अप का ऐसे फॉर्म नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये भगवान, इसका मतलब ये है कि एक नई फैक्ट्री अगर हम लगाएंगे तो पुरानी फैक्ट्री की प्रोडक्शन एकदम यथायथ मेंटेन रहनी चाहिए एकदम। यही तो सरकार भी चाहती है, कह रही है मेक इन इंडिया बनाना है अपने देश को, यहां पे हमको मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करनी है, पूरी दुनिया की कंपनी हम यहां पे लगाना चाहते हैं ताकि यहां पे रोजगार पैदा हो और हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो। जब लोग हमारे यहां आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो माल इंडिया में तो बिकेगा, इंडिया के बाहर भी बिकेगा, विदेश का पैसा भी हमारे देश में आएगा। ये है नीति हमारी सरकार की, जिसके लिए हमारी सरकार कहती है जो लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको बंद नहीं कर देना है, जो लोग अपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको स्प्लिट नहीं करना है, नया मैन्युफैक्चरिंग और खड़ा करना है, बढ़ाना है देश को। ये है पॉइंट। देखिए अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया स्प्लिट अप करोगे तो भी नहीं देंगे। हमने कहा अच्छा इतने चालाक हो, हम भी और चालाक हैं, देखो क्या चालाकी की हमने। ये कंपनी थी, ठीक है, ये कंपनी
में कुछ और डायरेक्टर्स, मैं था, कोई और मेरे रिलेटिव कुछ डायरेक्टर्स थे। मैंने इस कंपनी को बंद किया और यहां पे एक नई कंपनी बनाई जिसमें मेरे दूर दराज के रिश्तेदार इसमें डायरेक्टर्स वगैरह हैं। इतने दूर दराज के हैं कि हम अपने ही माँ बाप को कहेंगे ये मेरे कौन रिश्तेदार हैं जरा बता दीजिए मुझे, तो उनको भी कम से कम 2 घंटा लग जाता है सोचने में कि अच्छा ये रिश्ता कैसे कनेक्टेड है। मतलब इतने दूर के हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, क्या मोदी जी को पता लगेगा कि मैंने फैक्ट्री बंद करके एक दूसरी फैक्ट्री चालू कराई है? इसमें मेरा कहीं कोई नाम ही नहीं है इसके कागजों पे। ये तो पता नहीं मेरे कौन कौन से दूर के रिश्तेदार हैं। बैकग्राउंड पे मैं हूं एकदम, ठीक है। चलता तो रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में है, लेकिन रिमोट कंट्रोल लेके मैं बैठा कहां पे हूं ये किसी को दिखता नहीं है। मोदी जी को पता चलेगा क्या? मैं कहता हूं सरकार को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। मैंने धीरे से यहां पे सारी मशीन, यहां वाली फैक्ट्री की सारी मशीन यहां पे ले आई और यहां पे प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो बंद करके चालू किया ये तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बात हो गई। बंद तो किसी और की कंपनी हुई है, चालू किसी और की हुई है। यहां पे तो गवर्नमेंट ने यहां भी खेल खेल दिया। कहा डू नॉट यूज एनी प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। वो जो नई वाली कंपनी खुलेगी उसमें पुरानी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे सोचती है, कहती है एक नई फैक्ट्री खुली है उसमें पुरानी मशीन कहां से आ गई? पुरानी मशीन का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री बंद हुई है। बस गवर्नमेंट कह रही है नई वाली फैक्ट्री को फायदा नहीं देंगे, जाओ नहीं देंगे। कहीं ना कहीं बंद हुआ है हमारे देश में कुछ, तो फिर देश बढ़ा कहां? कहीं फैक्ट्री बंद हुई कहीं चालू हुई तो देश तो वहीं का वहीं रह गया ना। नहीं देंगे फायदा। देखिए गवर्नमेंट रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी सीधे फायदा नहीं दे रही है उस कंपनी को। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज की है, अब आप लॉ जो है आप इसको समझिए, वो तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कह रहा था, ठीक है। लॉ ये कहता है कि अगर आपने पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज की है तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। स्प्लिट अप नहीं करना है, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना है, पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इतनी कंडीशन है। फिर देखो, डू नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज फॉर एनी होटल। कह रहा है होटल को फैक्ट्री नहीं बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है वहां। क्यों? पता है हमारा देश टूरिज्म से बहुत पैसे कमाता है, पता नहीं आपको आइडिया है कि ये हम हिंदुस्तानी ही हैं जो घूमने के लिए स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तो यूएस, तो न्यूयॉर्क, सिंगापुर और कहां कहां जाते हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान घूमने आना चाहती है। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है ना, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम लें तो आप समझ लीजिए आपने पूरी दुनिया घूम ली है। हर कुछ यहां दिखता है। हमारे पास सूखा वाली जगह भी है, तो ऐसी जगह है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हमारे पास बर्फीली जगह है तो गर्म जगह भी है, पहाड़ भी है तो रेगिस्तान भी है। मतलब ऐसा जो वेरीड वैरायटी है ना, ये शायद किसी और देश में नहीं है। हमारा कश्मीर कम थोड़ी ना है स्विट्जरलैंड से। और हमारा देश सचमुच टूरिज्म में बहुत आगे है। हमारा देश टूरिज्म से बहुत अच्छे पैसे कमाता है। और टूरिज्म एक देश में तभी ग्रो करता है जब उस देश में अच्छे होटल्स होते हैं। हमारी सरकार नंबर ऑफ होटल्स को इंक्रीज करना चाहती है, कभी भी रिड्यूस करना नहीं चाहती है। तो हमारी सरकार कह रही है कि अगर तुमने होटल में फैक्ट्री खोली, होटल बंद किया, फैक्ट्री खोली, तो हम आपको फायदा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे देश को ग्रो करा रहा था, होटल इंडस्ट्री, क्योंकि उसी से टूरिज्म चलता है हमारे देश में, उसको नहीं छेड़। और कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर क्या होता है? मीटिंग हॉल्स। अब इसकी क्या आवश्यकता है देश में? क्या आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम, लास्ट कॉमनवेल्थ गेम हमारे देश में कराया गया था। एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना, आई डू नॉट रिमेंबर किस ईयर का था वो। हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम क्यों हो पाया? ये तो एक इंटरनेशनल गेम है, सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे देश में क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे देश में होटल्स और कन्वेंशन सेंटर हैं।
कन्वेंशन सेंटर का क्या रोल था? जब भी सारे देश गेम के लिए आते हैं किसी भी देश में, तो उनको अपनी बीच बीच में मीटिंग करनी होती है, उन सभी कंट्रीज को अपनी अपनी मीटिंग करनी होती है, अपने अपने प्लेयर्स के साथ मीटिंग करते हैं वो। तो मीटिंग के लिए उनको चाहिए कन्वेंशन सेंटर। तो अगर जिस देश में कन्वेंशन सेंटर नहीं है, तो इस तरीके के प्रोग्राम जैसे कॉमनवेल्थ गेम है, ओलंपिक्स है, ये सब नहीं हो पाएगा कभी भी उस देश में। तो क्या कॉमनवेल्थ गेम होने से हमारे देश को फायदा हुआ था? हाँ, अरे दुनिया भर से लोग आए थे कॉमनवेल्थ गेम में, प्लेयर्स आए थे, फिर विजिट वो भी आए थे, स्पेक्टेटर्स व्यूअर्स भी आए थे पूरी दुनिया भर से। तो वो लोग हमारे देश में रहे, हमारे देश में खाए पिए, पैसे खर्च किए, क्या हमारे देश को फायदा हुआ उससे? बिल्कुल हुआ। तो हमारी सरकार ये चाहती है कि कन्वेंशन सेंटर को भी न छेड़ा जाए। तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी बिल्डिंग विच हैज बीन यूज्ड एज होटल और कन्वेंशन सेंटर। चलिए अब उसके बाद देखिए, एक बात बताइए, हम टैक्स रेट क्या रेट से दे रहे हैं? हम टैक्स क्या रेट से दे रहे हैं? बोलिए, हम भी तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, 25%। लेकिन हम सर्विस देते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम सर्विस देते हैं। और जो मेरी सर्विस है उसका नाम पता है क्या है? इसका नाम होता है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। जो हम आपको इंपार्ट करते हैं इसका नाम होता है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज, जिसपे 25% का इनकम टैक्स देना होता है। सरकार ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को हम 15% टैक्स लेंगे, जो एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगी। तो हमने सोचा हम भी एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना देते हैं, हम भी एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना देते हैं। ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम लोग बनाएंगे क्या? बात यह आ गई कि उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम लोग बनाएंगे क्या? तो हमने सोचा कि हम लोग उसमें बॉटल बनाएंगे और साथ में हम कोचिंग अपना देते रहेंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बॉटल बना रहे हैं, साथ में अपनी कोचिंग हम देते रहेंगे। मेरी मास्टरी तो इसमें है, कोचिंग में। इसका करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी है, इसका टर्नओवर भी क्रोर्स में है। और अगर 25% से 15% का टैक्स हो जाए और पूरी कंपनी को 15% टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरा तो कई लाख रुपए का टैक्स का फायदा हो जाएगा। मैंने अपने ही ऑफिस के 2-3 लोगों से कहा, चलो तुम लोग को बॉटल बनाने पे दिमाग लगाना है, हमारी अब कंपनी में बॉटल बनेगा। मेरे कुछ स्टाफ ने पूछा, भी सर कैसा बनेगा, क्या बनेगा? अरे ज्यादा दिमाग न लगाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी उड़ाओ, कुछ करना नहीं है। मुझे तो हर साल 2-4 लाख रुपए बर्बाद करने हैं बॉटल बनाने में। सरकार को दिखाना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे मेरा टैक्स रेट कम हो जाए। तुम लोग बर्बाद करो। अरे कौन सा बॉटल बना के बेचना है हमको? हमने कहा ये सब नहीं करना है, ये सरकार को दिखाने के लिए हो रहा है। ठीक है, हमको तो यही देना है जो हम दे रहे हैं, हमको तो भाषण देना है, भाषण देने का पैसा मिलता है हमको। तो मेरा धंधा यही रहेगा। हम यहां लाखों रुपए का टैक्स बचाएंगे और थोड़ा बहुत 2-4 लाख रुपए बर्बाद करेंगे तुम लोग के बॉटल बनाने में। तो कुछ प्लास्टिक के दाने लाओ, कुछ मशीन वशीन लगाओ, बॉटल बनाओ, बने तो ठीक, ना बने तो भी ठीक, करते रहो, कुछ करो, अपना टाइम पास करो। सुबह 9 बजे आते हो, 6 बजे जाते हो, कुछ करो इसी में, जो मर्जी। सबको समझ में आ रही है बात? बताइए क्या सरकार मुझे फायदा देगी? आइए जवाब यहां मिलेगा। The company is not engaged in any business other than the business of manufacture or production. सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि उस कंपनी को हम कोई भी फायदा नहीं देंगे जो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के अलावा कोई भी और काम कर रही है। क्लियर हुआ बात सबको? उसके बाद फिर कुछ कंडीशंस और लगा दी, और ये कंडीशन वही है जो कंडीशन कहां पे दी गई थी? 115BAA में। आइए दिखाएं। 115BAA में कंडीशन थी कि ये सेक्शन का डिडक्शन हम नहीं देंगे, चैप्टर 6 से नहीं देंगे, ये सारी बात अब यहां भी। ये लास्ट पॉइंट, दिस G पॉइंट इज इक्वल टू ऑल कंडीशन गिवन इन 115BAA। मतलब 115BAB में भी लास्ट पॉइंट जो है वो BAA वाला ही कंडीशन है। ये सेक्शन 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 3280 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 33AB नहीं मिलेगा, दिस नहीं मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि ये दो मिल जाएगा, 80JJAA मिल जाएगा, 80M मिल जाएगा, राइट।
फिर यही बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में ये भी बात वहां लिखी हुई थी कि अगर पुराने सालों में आपको लॉस हुआ है तो और उसका कारण ये है, ये पॉइंट है, मतलब इन सब सेक्शन की वजह से आपको पुराने सालों में लॉस हुआ था, तो वो लॉस भी हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, सेट ऑफ करने नहीं देंगे इस साल। और एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिए तो हमेशा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमेशा 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा। अदरवाइज कितना देना होता है? 25 या 30, अदरवाइज 25 या 30 देते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर है तो मुझे लगता है कि ये सब कंडीशन वो सेटिस्फाई करने को तैयार भी हो जाएगी, क्योंकि 15% टैक्स रेट भी तो बहुत कम है। तो ये तो ऑप्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कि भाई हम ठीक है, हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और आपको टैक्स रेट कितना मिल जाएगा? 15%, क्योंकि बाकी के केस में तो ये हो रहा है ना कि टैक्स रेट जो है वो बहुत अंतर नहीं है। 22% बहुत ज्यादा कोई फायदा तो है नहीं, 25 से अगर 22 हो जाए तो, हाँ 25 से अगर 15 हो जाए तो फायदा है, तो हम कंडीशन इतना सेटिस्फाई करने को तैयार भी हो जाएंगे। तो अब एग्जाम में हमें कौन सा टैक्स रेट ऑप्ट करना है? आपको एग्जाम में दिया होगा द कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAA, ठीक है, तो आप 22% लगा दीजिएगा। वो बताता है कि हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAB, तो आप 15% लगा दीजिएगा। अगर ऐसी बात नहीं लिखता है कुछ तो आप 25 या 30% में जाइएगा। तो उसके लिए क्या होगा? टर्नओवर देखिएगा, टर्नओवर दिया रहता है क्वेश्चन में कि 18-19 में टर्नओवर इतनी थी, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिएगा टैक्स रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, नाउ फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट कितना है? अच्छा है, ऐसा ही लॉ होना चाहिए, सुंदर लगता है। फ्लैट टैक्स रेट 40%, कोई कहानी नहीं, फ्लैट टैक्स रेट 40%। तो आई जस्ट समराइज टुडेज क्लास कि आज की क्लास में हम लोग ने क्या क्या देखा। हम लोग ने देखा कि फर्म और एलएलपी के केस में टैक्स रेट जो है वो कितना है? 30% का। डोमेस्टिक कंपनीज में चार टैक्स रेट है, 25, 22, 15 और 30। नॉर्मली 25 और 30 होता है। कंडीशन बेस्ड आपको 22 और 15 भी मिल सकता है। 15 हालांकि सभी के लिए नहीं होता है, वो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ही है। और फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट होता है 40%। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगली क्लास में आपसे कुछ और नई नई बात करेंगे। विल स्टॉप हियर।